हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे 80 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताएंगे, जिनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 18 फरवरी के दिन आएगा। और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रथम सीटिंग और द्वितीय सीटिंग यानी कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में यानी कि कल के एग्जाम में साइंस में गर्दा उड़ा दे, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। और इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना आप लोग को आपके एग्जाम में गर्दा उड़ाना है, क्योंकि हम लोग जो है ना क्वेश्चन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा, 110% गारंटी है कि लड़ेगा। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए है ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि यहाँ पे देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष होता है ना, मतलब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। और दोस्तों जो भी व्यक्ति जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को बाइफोकल लेंस के द्वारा बने चश्मे का उपयोग करके उससे उपचार किया जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण अधिक पराकिरण करता है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा जो अधिक पराकिरण जो करता है ना, नीले रंग का पराकिरण सबसे ज्यादा होता है। यही नीले रंग के पराकिरण के कारण हमें आसमान का जो कलर दिखता है ना, हमें नीला दिखता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है तो ही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों हवा में जो प्रकाश की चाल होता है ना, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ना 2.42 होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न यह है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है, नीला या फिर उजला या फिर काला। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश जो है ना काला प्रतीत होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 5वां प्रश्न यह है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो उस नेत्र में होता है। तो दोस्तों ये थोड़ा उल्टा होता है। जो भी व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है ना, तो वह व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ दिखता है लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ नहीं दिखता है, तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। और जो व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ दिखता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं दिखता है ना, तो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं। छठा प्रश्न यह है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना पर मतलब प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, टिंडल इफेक्ट जो होता है ना, ये प्रकाश का परिकिरण परिघटना प्रदर्शित करता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न ये है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। काफी सिंपल प्रश्न है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जब भी यहाँ पे आपका फोकस दूरी दिया हो रहेगा ना, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 5 100 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपका लेंस जो है ना उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है ना माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है -5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ -5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न यह है कि पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों पुतली की साइज को जो कंट्रोल करता है, जो नियंत्रित करता है ना, परितरिका करता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों नेत्र का जो रंगीन भाग होता है ना, ये परितरिका होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। देखिएगा यहाँ पे आप लोग बता देते हैं कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और दोस्तों लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे
कम होता है और इनका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। मतलब बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम, और विचलन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चले यहाँ पे कम होता है, विचलन क्या होगा, बैंगनी का सबसे कम होता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ना 2.42 होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उत्तल लेंस को जो है ना अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों अवतल लेंस को जो है ना अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, जो भी व्यक्ति देखिएगा कि जो भी व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न यह है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी जो ली जाती है ना ऋणात्मक ली जाती है, यानी कि नेगेटिव ली जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कि नीचे दी गई विक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कॉपर जो ना ऑक्सीजन से संयोग करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे जो है ना कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 15 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन से है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो दोस्तों सिल्वर क्लोराइड यानी कि एजीसीएल का जो कलर होता है सफेद होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो दोस्तों देखिएगा जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है ना, तो उसको हम लोग अपचयन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको अभिकारक या फिर उत्पाद या फिर अभिकारक एवं उत्पाद दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को जो है ना अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नए पदार्थ बनता है, इनके फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है ना, तो उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न यह है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो क्षार होता है ना, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और दोस्तों जो क्षार का पीएच मान होता है ना 7 से ज्यादा होता है, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो दोस्तों देखिएगा क्षारक विलयन का पीएच का मान कितना होता है, 7 से ज्यादा होता है, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 13। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 20वां प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, जो क्षार होता है ना ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और दोस्तों क्षार जो है ना अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, OH-। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन से है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान संभवतः होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो अम्ल होता है ना ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और दोस्तों अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 5, जो कि 7 से कम है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 22वां प्रश्न यह है कि टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको टमाटर में या फिर इमली में या फिर दही में, और ऑप्शन डी में आपका दो सिरका में। तो दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल जो है ना इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों दही में जो है ना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, साथ में से भी आप लोगों को याद रखना है। चले देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन से है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों चींटी के डंक और नेटल के डंक में जो है ना मेथोनिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चले देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों कुटपाद जो है ना ये अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है ना दिन के समय में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। 26 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है ना हरा होता है। इन्हीं क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का जो कलर होता है हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो दोस्तों रक्त यानी कि ब्लड में आयरन की कमी से जो रोग होता है ना एनीमिया नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 28वें प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कर है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो दोस्तों कवक जो है ना ये मृतजीवी पोषण के द्वारा मतलब पोषण करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ऑक्सीजन है। तो दोस्तों ऑक्सीजन एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, यानी कि जिनमें से ऑक्सीजन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न ये करा है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको नेफ्रॉन या फिर न्यूरॉन या फिर सेरिबरम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जो है ना हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के साइंस का 80 वायरल ऑब्जर्वेटिव क्वेश्चंस को बता रहे हैं, जिनमें से काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रथम सिटिंग यानी कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली के बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। और आप चाहते हैं कि साइंस में हीरो बने तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है और बोर्ड परीक्षा में धमाल मचाना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो दोस्तों ये किलोवाट घंटा जो है ना ये किसका ऐसा ही मात्रक होता है, वही आप लोग को बताना। ये भी प्रश्न जो है ना गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों किलोवाट घंटा जो है ना ये विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत शक्ति का जो ऐसा मात्रक होता है ना वाट होता है। और दोस्तों धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा मात्रक होता है एम्पियर होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक विद्युत यूनिट बराबर है। तो दोस्तों एक विद्युत यूनिट यानी कि एक विद्युत इलेक्ट्रिक यूनिट जो बराबर होता है ना 1 किलोवाट के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न ये करा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। तो दोस्तों 1 किलोवाट जो है ना ये 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न यह है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों 1 जूल में जो है ना ये इसमें 0.24 कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो दोस्तों विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है, जो तंतु होता है ना, ये आपका टंगस्टन के तार का बना होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा जो है ना ये 1 यूनिट के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न ये करा है कि 1 HP जिसको हम लोग अश्व शक्ति कहते हैं, हॉर्स पावर जो होता है ना ये 746 वाट के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो और 100% ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे बोर्ड परीक्षा में कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो दोस्तों जिस भी डिवाइस से विभवांतर मापा जाता है ना तो उस डिवाइस का नाम होता है वोल्टमीटर, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। और दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट मापने वाले डिवाइस का नाम होता है अमीटर। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न ये करा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। तो दोस्तों विद्युत शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना क्या होता है, वाट होता है, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बल्ब यहाँ पे देखिएगा बल्ब मतलब ये जो है ये न्यूटन जो है ना किसका ऐसे मात्रक होता है, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। और दोस्तों विद्युत विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है। सभी को आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न ये है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है ना कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो दोस्तों मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है ना, हाइड्रा में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो दोस्तों अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो नेक्स्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों मानव में मादा जनन तंत्र का भाग जो है ना शुक्रवाहिका नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये शुक्रवाहिका जो होता है ना मतलब मानव में नर जनन तंत्र का भाग होता है, ना कि मादा जनन तंत्र का भाग। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पराग कोश में होते हैं। तो दोस्तों पराग कोश में जो ना पराग कण होते हैं, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों पौधों एवं पशुओं की कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है ना, कोशिका विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होता है ना, तंत्रिका तंत्र की कोशिका होता है, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न क्या करा है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन ये एक प्रकार का मेल सेक्स हार्मोन होता है जो विल्सन से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो दोस्तों ये रुधिर चाप जो है ना एड्रिनल के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि कंट्रोल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का जो एवरेज वेट होता है ना 1.4 kg होता है, और इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से करा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो दोस्तों मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है ना क्या है, यहाँ पे छोटी आंत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 51वां प्रश्न ये करा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। तो यहाँ पे मेटल बताना है कि कमरे के टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में जो पाए जाने वाला जो मेटल होता है ना, पारा होता है। और दोस्तों कमरे के तापमान में जो द्रव अवस्था में जो रहने वाला जो अधातु होता है ना, ब्रोमीन होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो दोस्तों AgCl का जो कलर होता है ना, कौन सा कलर होता है, सफेद कलर का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का जो कलर होता है ना, पीला कलर का होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि गंधक की परमाणु संख्या। तो दोस्तों गंधक जिसको हम लोग सल्फर कहते हैं, तो दोस्तों सल्फर की जो परमाणु संख्या होता है ना, कितना होता है वही आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों सल्फर की जो परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 16 होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो दोस्तों अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, क्षारीय होते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं 55वें प्रश्न को देखिएगा कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं ना, तो उसको मेटल यानी कि धातु कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से करा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो दोस्तों देखिएगा कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व वो दो तत्व होते हैं जिसको हम लोग निकेल एवं क्रोमियम कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि बेंजीन का अनुसूत्र है। तो दोस्तों बेंजीन का जो अनुसूत्र होता है ना, क्या होता है, C6H6 होता है, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है। तो दोस्तों दुनिया का जो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है ना, हीरा होता है, जिसको डायमंड कहते हैं। और दोस्तों हीरा का पूर्णांक कितना होता है, 2.42 होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अक्रिय तत्व कौन है। तो दोस्तों अक्रिय तत्व जो होगा ना, हीलियम होगा। और दोस्तों ये हल्का गैस होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न यह है कि क्लोरीन की संयोजकता क्या है। तो दोस्तों क्लोरीन का जो वैलेंसी होता है ना, एक होता है, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न ये करा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा वायु हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया, ये तीनों प्राकृतिक के द्वारा घटित संसाधन होता है, इसीलिए ये तीनों प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन ये दोस्तों ये जीवधारी जो है ना प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि यूरो 2 का संबंध है। तो दोस्तों यूरो 2 का जो संबंध है ना, ये आपका जीवधारी से संबंध, मतलब ये किससे संबंधित है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों यूरो 2 का किससे संबंधित है, वायु प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से या फिर मृदा प्रदूषण से या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इनका संबंध जो है ना वायु प्रदूषण से, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिएगा नदी है, कुआं है, तालाब है, समुद्र है। तो दोस्तों यहाँ पे कुआं जो होगा ना भूमिगत जल का उदाहरण होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि उनमें से कौन उभयलिंगी जंतु है। तो दोस्तों उभयलिंगी जंतु जो होगा ना यहाँ पे केचुआ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि सभी हरे पौधे होते हैं। तो दोस्तों सभी हरे पौधे जितने भी हरे पौधे होते हैं ना ये स्वयं भोजन करते हैं, इसलिए इसको हम लोग स्वपोषी पोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों ओजोन परत के लिए छेद के लिए जो उत्तरदायी गैस होते हैं ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग CFC कहते हैं, ठीक है। ओजोन का जो अनुसूत्र होता है O3 होता है, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि चिपको आंदोलन किसके संबंधित है। तो दोस्तों ये चिपको आंदोलन जो है ना ये वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है ना अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत है ना सूर्य प्रकाश से, और दोस्तों सूर्य के प्रकाश से जो है ना हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, इसे आप लोग को याद रखना है, जिससे हमारा हड्डी मजबूत होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न यह है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जीन शब्द जो प्रस्तुत किया था ना जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जिसका नाम मादा एनोफिलस है किस तरह के जल में पनपता है। तो दोस्तों मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होते हैं ना ये आपका गंदा जल में पनपता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ना ये आपका साफ जल में पनपता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन से है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो दोस्तों अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है ना ये विखंडन के द्वारा होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न ये है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों पौधों में जनन अंग जो है ना पुष्प यानी कि फूल में पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 75 प्रश्न ये कराए कि निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है। तो दोस्तों देखिएगा द्विखंडन जो है ना किस में नहीं होता है, इष्ट में जो है ना द्विखंडन नहीं होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं 76 प्रश्न ये कराए कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो दोस्तों परागकण जो है ना ये किसके अंदर बनते हैं। तो दोस्तों परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 77 प्रश्न ये कराए कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो दोस्तों पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है ना फ्लो के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि कौन जो है ना मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों शुक्रवाहिका जो है ना यह मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो दोस्तों नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों निषेचन कहते हैं, जो कि किसी कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है। तो दोस्तों एकलिंगी पादप का जो उदाहरण होगा ना यहाँ पे पपीता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के साइंस के
80 वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, जिनमें से काफी सारे प्रश्न आपके कल के एग्जाम में फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि 80 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर दे पाए। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का ये क्वेश्चन SW के तौर पर लेते हैं कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपका उसमें चुंबकीय, रासायनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगता है आप लोग फटाफट से इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों जितने भी स्टूडेंट कल साइंस का एग्जाम देने वाले हैं ना, तो अपने दोस्त यार भाई बहन में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट जो है ना साइंस के एग्जाम में एक भी पर्सन है उससे ना छूट सके। और फिर जल्दी से हम लोग मिलते हैं अगले साइंस के भी वीडियो में। दोस्तों फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।